एचआरटीसी का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हम रिव्यू कर रहे हैं और कल भी मीटिंगें हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई और आज जो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो प्रोमिनेंट यूनियंस हैं उनसे भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं, डेलिब्रेशंस हुई हैं और लगभग सुबह से हम 4 जो संगठन हैं उनसे हमारी बात हुई। एचआरटीसी का जो इंटक का संगठन है, एचआरटीसी का जो ड्राइवर यूनियन का संगठन है, एचआरटीसी का जो कंडक्टर यूनियन का संगठन है और एचआरटीसी का जो है भारतीय मजदूर संघ का जो संगठन है, उन सबसे हमारी बात हुई और उन एचआरटीसी के बारे में जो उनको सुझाव देने हैं उन पे चर्चा हुई है। और जहां तक एचआरटीसी का सवाल है, हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों को जो है यात्रा सुविधा देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में जो सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी एचआरटीसी का बहुत बड़ा रोल है। तो एचआरटीसी को किस ढंग से मजबूत करना है, एचआरटीसी की आय में कैसे संसाधन जो है कैसे पैदा करने हैं, या एचआरटीसी के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से मीट करना है, वो सारी डिस्कशंस हमारी हुई हैं। और एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय 3132 बसेज हैं एचआरटीसी में, 3142, और ये 3719 रूट्स पे चल रही हैं, 3719 रूट पे चल रही हैं। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में हमारे एचआरटीसी सेवा दे रही है। दिल्ली से ले तक जो है हमारी एचआरटीसी के चालक और परिचालक जो है सेवाएं दे रहे हैं और हर परिस्थिति में जो है हमारे जो कर्मचारी हैं एचआरटीसी के, वो सेवा भाव से काम करते हैं और बेहतरीन हमारे पास कर्मचारियों का स्टाफ है। और लेकिन एचआरटीसी की दिक्कतें ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं, या कर्मचारियों की देनदारियां हैं या पेंशन की देनदारियां हैं या दूसरी दिक्कतें हैं। और एचआरटीसी की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। तो इसलिए एचआरटीसी के आय में संशोधन कैसे हो या व्यवस्था कैसे सुधरे, उसकी हमारी डिस्कशन चल रही है। और इस समय जो है हमारे देश के कानून के मुताबिक सरकारी क्षेत्र में जो 15 साल पूरा कर चुके हैं उन बसों को और उन सरकारी गाड़ियों को सड़क से बाहर करने का आदेश हुआ है। 15 साल जिनका पूरा हो चुका है और उसमें जो है एचआरटीसी के जो है पहले ही दौर में जो है 167 बसें ऐसी हैं जो हमें सड़क से हटानी पड़ रही हैं।
167 बसेज हम हटा रहे हैं क्योंकि उनकी आरसी रद्द हो गई है। और सरकारी सेक्टर में हालांकि काफी गाड़ियां हट रही हैं 15 साल पूरी जो कर चुके हैं, जिनकी आरसी जो है ऑटोमेटिक रद्द हो गई है। तो एचआरटीसी की 167 बसें हट रही हैं और उसके बाद हमारे पास 1199 बसें ऐसी हैं 1999 जो कि जीरो बुक वैल्यू की बसें हैं, यानी कि वो अपना जीवन पूरा कर चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। तो इन 1199 में से जो है एचआरटीसी का जो हमारा प्रबंधन है उनके मुताबिक इन 1199 में से 202 बसें तत्काल हटाने की जरूरत है। वो हमने हटाने का निर्देश दे दिया है कि उन 202 बसों को भी आप हटा दें, क्योंकि जो बसें बिल्कुल ही ठोक पीट के चलाई जा रही हैं और जिसको बहुत दिक्कत है। तो इसका मतलब हमारे पास 369 बसेज हम हटा रहे हैं और उसके बाद हमारी फ्लीट स्ट्रेंथ जो है 2773 रह जाती है। और उसको पूरा करने के लिए इस साल के दौरान हमने लगभग 600 बसों की प्रोक्योरमेंट का रोड मैप तैयार किया है कि हम 600 बसें किसी भी ढंग से जो है अपने फ्लीट में शामिल कर पाएं, ताकि हमारे ड्राइवर्स को, हमारे कंडक्टर्स को और सवारियों को जो है सुविधा हो सके। इनमें से जो अभी तक हमारे पास आई है 150 डीजल की बस अभी तक आ चुकी है और 15 बसें हमारे पास स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लिए आई हैं, जिनका कि बहुत जल्दी जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा। जिनको 20 बसें हमारी शिमला के लिए आ चुकी हैं स्मार्ट सिटी में और 11 वॉल्वो बसेज हमारी आ चुकी हैं, जो कि कुल मिला के 196 बसें हमारे पास पहुंच गई हैं। और उसके बाद अब हमने 75 जो है ई बसेज के ऑर्डर टेंडर हमने निकाल दिया है। ये सिटी बसेज हैं और इसमें बहुत बड़ा उसकी जो है बॉडी में या उसमें परिवर्तन नहीं है। वो बसेज हम ले रहे हैं शिमला के लिए और हमीरपुर नदौन वगैरह क्षेत्र में चलाने के लिए। तो और वो 75 बसेज का हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है। और उसके अलावा 225 बसें इलेक्ट्रिक हम और खरीदने जा रहे हैं, जो हमारे कैबिनेट ने हमें अप्रूव कर दिया है। वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें एचआरटीसी की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी और वो ऊंची भी होंगी और उनकी बॉडी भी उसी तरह से बनाई जाएगी, पहाड़ के टोपोग्राफी के हिसाब से जो चल सके। तो 225 इलेक्ट्रिक बसेज हम और तय करने जा रहे हैं और उसके बाद इसी साल के दौरान लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेज के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और कुछ बसेज हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेज अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं ट्राइबल एरिया में, दूसरों में, उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया इलेक्ट्रिक बसेज का, या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेज जो है अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एचआरटीसी के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, 7 को तनख्वाह दी जा सके। जैसे इस महीने हमने प्रयास किया तो ड्राइवर्स को हम तनख्वाह दे पाए, ड्राइवर कंडक्टर या जो सर्विंग जो है हमारे, उनको हमने 7 तारीख से पहले तनख्वाह दी। और हम पेंशनर्स को तनख्वाह देने में जो पेंशन देने में जो है देरी इसलिए हो रही है कि हमारे पास 9 करोड़ का शॉर्टफॉल था और इनकम का कोई स्रोत बढ़ नहीं रहा था। तो कल ये मीटिंग हुई है, वो हमारे साथ सहमति बनी है कि 9 करोड़ हमें सरकार दे देगी। तो हम अगले 2-3 दिन के अंदर पेंशनरों का भी भुगतान करेंगे। और हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें ये जो 69 करोड़ है ये हमें एक मुश्त दिए जाए। ये नहीं है कि हमें कुछ पैसा जो है मिल जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, कुछ बाद में मिलता है। तो हमने कहा ये जो हमारे 65 करोड़ की आय के बाद जो है 69 करोड़ की जो जरूरतें हैं वो हमें एक मुश्त दी जाए। और उसके बाद हमारे जो
ओपीएस हमने एचआरटीसी में लागू कर दी। सबसे बड़ी बात है कि एचआरटीसी के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी, पेंशन पे चल गए, पेंशन को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, लेकिन हमने एचआरटीसी में सबसे पहले जो है ओपीएस लागू करने का फैसला कर दिया। इनसे ऑप्शंस वगैरह मांग लिए और मैंने चारों यूनियन से बात की। सारे यूनियन, सारे कर्मचारी हमारे इस बात से खुश हैं कि एक सही दिशा में सही कदम टाइमली जो है उठाया गया है। और सेकेंडली जो है हमने जो हम 7700 के आसपास हमारे पास पेंशन के कर्मचारी हैं जो पेंशन पे चले गए हैं, और उनको जो है नए पेंशन नियमों के तहत जो है जो वेतनमान दिया जाना है वो हमने लागू कर दिया है। तो इसलिए लगभग सारे सिस्टम में संशोधित वेतनमान लागू करने का ये फैसला हो गया। हालांकि 23 करोड़ के आसपास इसका खर्चा था, लेकिन हम इसको मैनेज कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे कर्मचारियों का जो है चालकों का 39 महीनों का जो है भत्ता जो है जो रात्रि में सेवा ये करते हैं वो लंबित है। और हालांकि पिछली सरकार के समय का वो लंबित चल रहा है, और हमने इनसे कहा है कि सबसे पहले तो जब से हमारी सरकार आई है, जिस दिन से हमारी सरकार आई है, हम सैद्धांतिक तौर पे आपसे सहमत हैं कि हम आपको क्योंकि आप नाइट सर्विस चला रहे हैं और 24/7 भी ड्यूटी दे रहे हैं, जहां भी आपको भेजा जा रहा है निष्ठा से दे रहे हैं, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि जब से हम आए हैं कम से कम हम इनको जो है इनका रात्रि भत्ता या दूसरी डिमांड्स हैं जो पूरी कर सकें। अभी दो महीने का तो हमने पहले ही जारी कर दिया, बाकी का हम सैद्धांतिक तौर पे हमारी सहमति है। और इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मिलेंगे, ताकि इसको हम हल कर सकें। कुछ मसला महंगाई भत्ते का भी इनका है, वो बातें भी हमने हल कर दी। सबसे बड़ा कदम हमने उठा दिया कि ये जो वॉल्वो माफिया या दूसरी माफिया बाहर से आ रहा था, और ये 15-18 साल से प्रदेश में हाय तौबा मची हुई थी कि ये कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, इसके पीछे कौन है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमने इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने कल के मंत्रिमंडल की बैठक में आकर फैसला कर दिया, और ये बसेस जो हैं बिना टैक्स के हिमाचल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, और इनको 9 लाख रुपया पर एनम जो है हिमाचल प्रदेश का टैक्स देना पड़ेगा। ये 200-250 के आसपास की बसें हैं और अराजकता से चल रही थी। पहले मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिए थे कि इन बसों को रोका जाए, पकड़ा जाए, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट की राय ये थी कि ये बसें जो है टूरिस्ट को लेके आ रही हैं, तो टूरिस्ट भी साथ में परेशान होगा, तो इसका आप कोई लीगल हल जो है तलाशिए। ये साउथ में भी ये प्रॉब्लम्स थी। तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कि 75,000 रुपया इन पे टैक्स लगाने का अदालत ने परमिशन दी थी, और ये कहा था 5,000 रुपया जो है पर मंथ जो है पर डे जो है इन पे चार्ज किया जाए। तो हमने वो लागू कर दिया। उस हिसाब से अब ये गाड़ियां जो है जब हमारे अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सक्रिय होगा, हमारे आरटीओज, हमारे एमबीआईज वगैरह, हमारे ऑफिसर्स जो भी सक्रिय होंगे, और ये टैक्स अब हम इनसे हासिल करेंगे। तो इसलिए और ये हमारे एचआरटीसी की सर्विसेज को भी प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि एचआरटीसी को जो भी कुछ करना है, हमारी टिकट भी तय है, हमारी गाड़ी कितने बजे चलनी है वो भी तय है, हमारी गाड़ी का ऑडिट भी होना है, सब कुछ। हम एक नियम से, डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं, जबकि ये जो है कभी भी अपनी गाड़ी जो है ओपन कर देते हैं कि फलां जगह को जा रही है, टिकट भी हाफ कर देते हैं, और इसलिए प्रतिस्पर्धा में जो है दिक्कत होती है। तो इसलिए उनको भी हमने कहा है कि रेगुलेशन से ही आपको हिमाचल प्रदेश में चलना होगा। तो दूसरा जो है कुछ इश्यूज इन्होंने हमारे ध्यान में लाए हैं। एक तो हमने इनसे कहा है कि एचआरटीसी की आय को बढ़ाने के लिए हमने चारों यूनियन से राय मांगी है,
हमने चारों से पूछा है कि आप ये बताएं कि HRTC 65 करोड़ कमा रही है और हम इसकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। हमने चारों को कहा है कि आप अपना स्टेटस नोट हमें प्रेजेंट करें ताकि हम अपने उस पे खड़े हो सकें। और इनका पक्ष भी है, इनका कहना है कि जो सुविधाएं हैं, जो रियायतें हैं कि HRTC सिर्फ कमर्शियली नहीं चलाई जा रही है। HRTC में जो है महिलाओं को जो सुविधा दी गई है, स्टूडेंट्स को जो सुविधा दी गई है, या घाटे के रूटों पे जहां कोई नहीं जाता वहां HRTC जा रही है, दूर दराज दुर्गम इलाकों के। इसलिए सेवाएं जो हैं जो हम दे रहे हैं उस वजह से हमारा को जो है घाटा इसलिए भी हो रहा है। एक तो हमने ये कहा है कि जो बिल्कुल ही जहां पे कोई सवारी नहीं है, जहां पे जो है गाड़ी चल रही है, एक सवारी बैठी है, 2 सवारी बैठी है और वो जा रही है, ऐसी सर्विसेज जो है चलाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो ये गाड़ियां जो हैं वो राजनीतिक आधार पे लगी हुई गाड़ियां हैं। और ये गाड़ियां जो है राजनीतिक आधार पे जो लगी हैं, वो गाड़ियां हम जो है बिल्कुल जिसमें शून्य आए हैं, सवारी नहीं है, वो तो नहीं चलाई जा सकती। लेकिन हमने अपने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ये कहा है कि आप जो है ग्राउंड पे जाते हैं, आप रूट के बारे में हमें रियल फीडबैक दें कि क्या वो गाड़ी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, आपकी राय क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो ड्राइवर जाता है। तो दूसरा हमने अपने ड्राइवर कंडक्टरों को ये भी कहा है कि आप गाड़ी चलाते हैं, ब्लैक स्पॉट आपको पता है कहाँ गाड़ी बार बार कंट्रोल से बाहर हो रही है या कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये हमें बताएंगे तो ब्लैक स्पॉट्स को सही करना वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, तो हम उन स्पॉट्स को ठीक करेंगे। और दूसरा जो है, इन लोगों का ये कहना है कि टाइम शेड्यूल को लेके प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के साथ जो इनके ग्रजेस हैं ये कि वो लोग जो हैं बिना टाइम के जो है इनके साथ उसमें उलझ जाते हैं। तो हमने साफ कहा है कि हमारा किसी से संघर्ष करने, लड़ाई का हमारा कोई किसी से योजना नहीं है। हमें अपनी सर्विसेज में सुधार करना है। हमारे अधिकारी देखेंगे कि कौन कौन से रूट्स में प्रॉब्लम है, कहाँ सुविधाएं देनी है। तो उस मसले में हमने कुछ कमेटीज वगैरह यहाँ पे फॉर्म की हैं। लेकिन हमारे सब यूनियंस ने ये कहा है कि हम ट्रांसपोर्ट को चलाए रखना चाहते हैं, सुविधाओं में विस्तार चाहते हैं, लेकिन जो कुछ इश्यूज हैं जो क्योंकि सबने अपने परिवार पालने हैं, तो इनका ये कहना है कि तनख्वाह समय पे मिले, एरियर समय पे मिले या रात्रि भत्ता समय पे मिले। ये बातें जो हैं हमने इनके साथ। दूसरा, हालांकि हमने कल एक और बड़ा फैसला भी किया था आपके सामने। हमने प्रदेश में सब लोगों को कहा है कि जिनकी गाड़ियां रजिस्टर नहीं है, उन्होंने कराई नहीं रजिस्टर, हम उनको कह रहे हैं कि आपको 30 जून तक का समय देते हैं। उनका जो आज का मूल्य है गाड़ी की वैल्यू आज की निकाल के आप उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको एक मौका दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में कि आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा लें। कईयों के जेसीबीज हैं, कईयों की फॉकलैंड्स हैं, कईयों के ट्रैक्टर्स हैं और कईयों की दूसरी गाड़ियां हैं जो बिना नंबर के चल रही हैं। हम एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है अपनी गाड़ियां रजिस्टर करा लें। हिमाचल के अंदर कोई गाड़ी बिना नंबर के ना चले। दूसरा, हमने कल ही एक कैबिनेट में एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया, वो ट्रकों से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि प्रदेश के 1 लाख लगभग 60,000 के आसपास ट्रकर ये थे कि उनका ये कहना था कि हम टैक्स जमा नहीं करा सकते। पिछला बकाया जो है, बकाया देनदारी है, वो हम जमा नहीं करा सकते क्योंकि उस पर पेनल्टी और ब्याज इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी पहुंच से बाहर है। तो हमने दोनों माफ कर दिए। हमने दोनों उनको एक मौका दे दिया कि आपको एक मुश्त हमने माफ कर दिया। आप जो है अब जो अपना टैक्स जमा करा दें और आगे से जो है अपने आप को रेगुलराइज कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी मांग जो है आ रही थी, जिसको कि हमने पूरा कर दिया। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट, और थर्डली हमने कल कैबिनेट में ये भी कर दिया जो ई बसेज हैं या ई ट्रक्स हैं या ई 4 टायरों वाले जो वाहन हैं, उनको जो है 50% सब्सिडी पर खरीदने का कल हमने
अनुमोदित कर दिया, कैबिनेट से हमने अनुमोदित कर दिया कि अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसको सब्सिडी का प्रावधान जो है वो कर रहे हैं। बाकी जो बेरोजगारों के लिए हम नीति ला रहे हैं कि हम 500 के आसपास रूट्स जो है छोटी टेम्पो ट्रैवलर हैं या 18 सीटर हैं, उनको हम ला रहे हैं उस नीति के लिए कि वो आए और अपनी गाड़ी डालें, अपना जो है रोजगार देखें कि किस ढंग से करना है। HRTC को में जो बाहर से गाड़ियां HRTC के साथ चलती हैं, उनका भी हमने ये कहा है कि जो HRTC के बैनर पे चलती हैं लेकिन प्राइवेट हैं, वो उन गाड़ियों की व्यवस्था को भी सही करने के लिए हमने MD साहब को कहा है। एक और ये पूरे प्रदेश से और प्रदेश से बाहर जितनी भी जगह ढाबे हैं वहां पे हमारी HRTC की गाड़ियां लगती हैं और हर जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी यहाँ फलां की लग गई, फलां से हटा दी। तो हमने MD साहब को निर्देश दे दिए हैं कि ये पूरा रिव्यू किया जाए और एक मेरिट पे जो है अच्छा सस्ती और अच्छी रोटी जो है लोगों को उपलब्ध करवानी है तो वो करवाई जाए। और इसके अलावा जो है हमीरपुर में हम एक नया अड्डा बनाने जा रहे हैं और नदौन में हम इलेक्ट्रिक डिपो जो है बनाने जा रहे हैं और हमने डीजल पंप किलाड़ में स्थापित कर दिया है, ठियोग में स्थापित कर दिया, करसोग में स्थापित कर दिया। और इसके अलावा एक प्रचार कुछ लोगों ने चला रखा था कि ढली का जो हमारा डिपो है वो हम वहां पे टूरिज्म की इकाई खोलना चाहते हैं और HRTC को डिसलॉज करना चाहते हैं। ऐसी कोई मंशा, ऐसी कोई योजना नहीं है। रादर उसको हम पहले से अच्छा सुधार करके जो है वहां व्यवस्था हम कायम करने जा रहे हैं। और कुछ जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बसों के लिए जरूर हमने इनको कहा है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, नैना देवी है, बाबा बालकनाथ जी हैं या फिर चामुंडा जी हैं, कांगड़ा जी हैं, या जितने भी जगह हैं वहां पे अच्छी बसें किस ढंग से हमने चलानी है। हरिद्वार को बसें ले जानी है, खाटू श्याम को लेके जानी है या अमृतसर को लेके जानी है, उनको रिव्यू करके कि किस ढंग से यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को जो है स्थापित किया जा सके और उनको प्रायोरिटी दर्शन कराया जा सके जहाँ पे भी ये बसें हमारी जाती हैं, या इनके किस ढंग से हम रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी सारी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो इसलिए HRTC के हमारे साथियों के साथ हम सब एक परिवार के लोग हैं। बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई है। HRTC को किस ढंग से बचा के रखना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो सबसे हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इन सब यूनियंस का स्टेटस पेपर हमारे पास आ जाएगा और ये क्या राय दे रहे हैं, कुछ इनके सर्विस के जो है त्रुटियां हैं उसको निवारण करने के मसले हैं, वो सारा हम अध्ययन कर रहे हैं और फाइनेंस के साथ भी उठाएंगे। लेकिन HRTC जो है उसकी बसें अच्छी हों, ठीक तरीके से, सही तरीके से उनको चलाया जा सके और उसके लिए जो हमारी आज की मीटिंग है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और कुछ इन्होंने कहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक ही सीट पे लंबे अरसे से बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक मतलब कि वो जो है ड्राइवर की ड्यूटी नहीं कर रहा, कंडक्टर की ड्यूटी नहीं कर रहा है और राजनीतिक नियुक्तियां हासिल करके जो है वो कर रहे हैं। उसमें भी मैंने कहा कि आप सारा रिव्यू करें, सारा देखें कि कितने लोग जो हैं सही तरीके, जो लोग दिन रात ड्यूटियां दे रहे हैं उनमें हार्ट बर्निंग होती है कि और क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बड़ा हायर साइड पे है। तो HRTC में सेवा का कल्चर रहे और काम का कल्चर रहे, डिसिप्लिन रहे, उस नजरिए से भी हम सारी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। सर, आपने एक चीज कही कि जो वॉल्वो बसें उनके लिए आपने 9 लाख रुपए कहा है, तो ये मासिक टैक्स रहेगा? एनुअल टैक्स।
सर, ये टैक्स माफ किया गया है, एक मुश्त जो आपने माफ किया है, उसमें जो है कितना बोझ पड़ेगा आपको? कितना था ये जिसमें आपने 1,60,000 ट्रांसपोर्ट? नहीं, ये इससे बोझ नहीं पड़ेगा। इससे जो 200-250 करोड़ रुपया हमारा रुका पड़ा हुआ था, जो टैक्स हमारा आ नहीं रहा था, वो आ जाएगा, क्योंकि पेनल्टी और इंटरेस्ट उन्होंने कभी देनी नहीं और टैक्स हमारा आना नहीं। तो इसलिए हमने कहा भाई टैक्स हमारा दे दो और बाकी जो है आपको माफ किया। सर, एचआरटीसी के कर्मचारियों की एक बड़े टाइम से मांग रहती है कि एचआरटीसी को रोडवेज में कन्वर्ट किया जाए, वो भी कोई डिस्कस हुआ? नहीं, ऐसा है कि कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं, तो उसमें ये बातें भी उन्होंने लिखी हैं। ये सब चीजें जो है आने वाले सबसे इस समय तो सबसे बड़ी बात ये है कि एचआरटीसी की पर मंथ इनकम 65 करोड़ रुपए है, खर्चा जो है 144 करोड़ रुपए है और हमें सरकार से पैसे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन हम आय कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारे लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें। उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे कि एचआरटीसी की आय में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है। तो एचआरटीसी की आय में कैसे इजाफा किया जाए, हमारे ऑफिसर्स की कमेटी इस पे भी का काम करेगी। वो मैंने एमपी साहब को आज की मीटिंग में भी और इससे पहले भी कहा, लेकिन आज तो क्रिस्टल क्लियर बातें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ रही हैं, जो रोज देखते हैं वो उन्होंने हमारे समक्ष रखी हैं। तो वो उन पे किस ढंग से चरणबद्ध तरीके से एक्शन हो सकता है वो हम करने का प्रयास करेंगे। एचआरटीसी ही एकमात्र साधन है यहाँ लोगों को घर पहुंचाने का, और इसलिए जो है इसको किस ढंग से सशक्त करना है, मजबूत करना है, उसके बारे में हमारा संगठनों से बातचीत हुई और ये डेलिब्रेशंस हमारी होती रहेंगी, बातचीत हमारी होती रहेगी। ई बसेस को प्रोत्साहित कर रहे हैं सर, दावा है सरकार का ई बसेस को प्रोत्साहित करेंगे। सर 5 महीने पहले जब सरकार का गठन हुआ, टूटीकंडी क्रॉसिंग पे सर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आप भी उस विजिट में थे, सीएम साहब भी थे, अभी तक सर कुछ स्थापित नहीं हुआ। चार्जिंग स्टेशन टूटीकंडी क्रॉसिंग पार्किंग के ऊपर सर प्रक्रिया चल रही है। नहीं, ऐसा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज टेंडर होके होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज जो है कायदे से होगी, लेकिन ये एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसीलिए हमने अभी डीजल बसेस क्यों खरीदी 150, या अभी हम कुछ और क्यों खरीद रहे हैं? जब तक हमारी व्यवस्था सारी कायम नहीं हो जाती। हमने 36 करोड़ रुपया इसी काम के लिए दिया है, 36 करोड़ रुपया दिया है, क्योंकि हम रूट तय करेंगे, जैसे बद्दी, नालागढ़, भरतगढ़ और आगे नंगल से ऊना और हमीरपुर एंड देरा वगैरह की तरफ को रूट नंबर 1 हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बना रहे हैं तो वहां सारी जगह जो है पहले ई व्यवस्था तो की जाएगी। पहले वहां पे प्राइवेट वाले भी इंटरेस्टेड हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। हम गवर्नमेंट की बसेस तो हम गवर्नमेंट के सेक्टर में तो बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जा सकता कि ड्राइवर बस लेके जा रहा है और उसको जो है रास्ते में कहें कि जी आप खड़ी करके चार्ज कर लो, सवारियां उसके लिए परेशानी कर देगी। इसलिए हम पूरी व्यवस्था इस ढंग से बनाने जा रहे हैं कि बसें भी ऐसी बसें आए, नहीं तो हम एक मुश्त भी बसें खरीद सकते थे, हमने इसलिए नहीं ली। हम कह रहे हैं कि बसें हम तब लेंगे, अब 300 किलोमीटर चलें, 350 किलोमीटर चलें। ऐसे तो लोग बहुत आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन हमें सरकारी सेक्टर है, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें कैबिनेट के पास जाना पड़ता है, हमें जो है गारंटी लेनी पड़ती है, हमें बैंक्स के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए हम सारी चीजें पारदर्शिता से कर रहे हैं। हम ग्लोबल टेंडर करते हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी चीज आपने करनी है आप ग्लोबल टेंडर से करें, पारदर्शी तरीके से करें, ताकि सबको विश्वास हो कि जो कुछ हुआ है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि एक जगह हम कहीं खड़े हो गए और वहां आपने भी कैमरा लगा दिया कि यहां तो लगा नहीं। ये कोई हैंडपंप तो है नहीं कि सुबह को गाड़ दिया जाए है। ये व्यवस्था पूरी कायम की जाएगी और हमें अपने चालकों प्रचालकों की सुविधा का भी ख्याल रखना है। सर, आय के साधन बढ़ाने के लिए क्या किराए में वृद्धि की जाएगी? ऐसा है कि
हम मामलों को हल कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं पेटीदा करके निकल जाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इनकम 65 करोड़ है और खर्चा 140 करोड़ है, साथ में 1300 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा घाटा भी है, तो और आप कह रहे हैं वेलफेयर भी करना है, तो कैसे संभव है कि आप HRTC को? नहीं, देखिए ऐसा है, HRTC को वेलफेयर की जो हमारा जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वहन करना ही करना है, वो हमें करना ही करना है। उसमें कोई रिकमेंडेशन किसी की नहीं है। वो हमारे ड्राइवर्स भी जानते हैं, वो हमारे कंडक्टर्स भी जानते हैं कि हमें वेलफेयर करना है। जिसको कोई नहीं लेके जा रहा है उसको हमें लेके जाना है, और दूर दराज दुर्गम इलाकों में हमने ही जाना है। सर, मेरी छोटी सी 2 प्रश्न थे। जो पिछली सरकार में 1.5 साल पहले 2 साल पहले 75 बसों का इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया गया था, तो वो तो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन सरकार प्रोग्रेसिव है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जाएंगे। जो आपने ऑर्डर बताया ये 2 साल में आएगा कि 3 साल में आएगा? नहीं, ऐसा है प्रकाश जी, हमारे पास धर्मशाला में 15 बसेज आ गई हैं और शिमला में 20 बसेज आ गई हैं, और वो चंद दिनों में चल पड़ेंगी। और ये जो 75 बसेज है, मेरे को लगता है कि क्योंकि टेंडर कर दिया, ग्लोबल टेंडर है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये 75 बसेज तो आ जाएंगी। लेकिन जो 225 और बसें हमने खरीदनी है, उसका हमें ये तय करना पड़ रहा है कि वो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वो बसों की खरीद हो। उनकी बॉडी ऊंची होनी है, या उसकी लंबाई का है, या उसकी बैटरी का सवाल है, या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। तो वो सारे हमारे तकनीकी कमेटी के जो माहिर लोग हैं उनसे राय लेके हम करेंगे। क्योंकि आपको पता, पहले JNRU की बसें जो आई थी वो इतनी लो फ्लोर थी, पहले खड़ी रही, कहीं पे सड़ती रही, कहीं कुछ रहा, कहीं चल नहीं पाई, और इसलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी उन बसों में रही कि ब्लाइंडली ले ली और उसके बाद वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाई। तो इसलिए वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बसेज का जो शिफ्ट है उसको प्लानिंग से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम एंड ऑफ द ईयर तक मुझे उम्मीद है कि हम 600 के आसपास बसेज का फ्लीट जो है बदलाव में खड़ा कर लेंगे, जो 15 साल की वजह से हटा है, या फिर जो है जो जीरो बुक वैल्यू की वजह से हटा है। सर, छोटा सवाल, दिल्ली से लेकर लेह तक हमारे ड्राइवर कंडक्टर अपने काम सेवाएं देते हैं, इनका जब तक ये आंदोलन की चेतावनी नहीं देते तब तक इनको धक्केशाही में, तब तक इनको सैलरी और पेंशन नहीं मिलती। इसका स्थायी समाधान वो क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कोई सवाल संघर्ष का नहीं है। ये HRTC एक खुली किताब है, ये मेरे पास भी है और ये मेरे ड्राइवर कंडक्टरों के पास भी है, मेरे चारों यूनियंस के पास भी है। तो इसमें संघर्ष का तो कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं उनको हमने वेतन देने हैं। तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति सामने है, 75,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हमारी आय में कोई संशोधन का तरीका नहीं मिलता है, आय में सुधार का जब तक नहीं मिलता, तब तक तो हम सरकार पे आश्रित है, सरकार से ले रहे हैं। और कोशिश ये हो रही है कि हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से के साथ भी कई मीटिंगें की हैं और हमारी लगभग इस बात पे आ गए कि हम जो हमें 144 करोड़ रुपए के लिए जो हमारा शॉर्टफॉल है वो सरकार दे, और सरकार की इस पे सहमति भी है। कल भी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, उसमें भी सहमति। कल 60 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जो है कैबिनेट ने दी है HRTC के लिए। तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। हाँ, फाइनेंशियल दिक्कतों को हल करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, और हम अपनी आय में कैसे सुधार कर सकते हैं उसमें मैंने इनको ये कहा है कि ये अपनी कमेटी भी यहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी एक यहाँ पे तय करें जो कि बताए कि आय में कैसे सुधार हो सकता है। उनमें इन चारों संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। और दूसरा मैंने कहा है कि दूसरे राज्यों की परिवहन व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए भी हमारे जो है ऑफिसर्स एंड ड्राइवर कंडक्टर और यूनियंस के लोग जो है मिलके जो है जाके आए, देख के आए कि कौन सी
जो है परिवहन जो है व्यवस्था सबसे बेहतर है, कैसी चल रही है। और जो शिफ्ट हम कर रहे हैं वो तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, उसके लिए हमें जो है बसें खरीदने के लिए पैसा सरकार दे रही है, वो हम निश्चित तौर पर टाइम आउट तरीके से खरीद लेंगे। सर, आपने कहा कि जिनको लेने कोई नहीं जाएगा, उनको लेने एचआरटीसी जाएगी। आपने एक और बात कही कि लोगों को घर पहुंचाने का भी एकमात्र सुरक्षित साधन एचआरटीसी है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जहां एक और दो सवारियां हैं वहां एचआरटीसी नहीं जाएगी। हमारी नहीं, एचआरटीसी नहीं जाएगी, लेकिन सवारियां नहीं है। रूट लगा दिए हैं, पॉलिटिशियंस ने लगा दिए कि जी फलां जगह को बस लगा दो। अब वहां पे जो है सिर्फ डीजल का खर्चा है। अब ये बात तो ड्राइवर कंडक्टर भी मानते हैं कि ड्राइवर के घर अगर कहीं है 10 किलोमीटर दूर है तो ये बस लेके नहीं जाएंगे, वो जो है बस को तो कहीं खड़ा करके जाएंगे। इसलिए जहां पे कोई सवारी नहीं है, अब अगर हमारे 4 से 6% रूट मुनाफे में है, 94% घाटे में है, तो आप क्या समझते हैं कि हमें रिव्यू करने का भी अधिकार नहीं? आखिर हमें बैठ के ये देखना तो पड़ेगा, 94% रूट घाटे में चल रहे हैं कि ग्राउंड पे तो ड्राइवर लेके जा रहे हैं, यही बताएंगे कि भाई ये इतना घाटा कैसे है। और एक ढाबों के रिव्यू की भी बात बड़ी बार होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। आपने भी आज बात कही है, कभी कोई समय फिक्स नहीं किया जाता कि इतने समय के भीतर हम पूरी चेकिंग कर देंगे, और वो बात टल जाती है। इस बार क्या आप कुछ एश्योर करेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि अभी तक व्यवस्था जो है उसमें लोग कहते हैं कि कोई ढाबे वाला आता जी मेरी 4 लगी हुई थी 6 हटा दी, 2 लगी हुई थी 2 हटा दी। अब ये क्या व्यवस्था है? तो मैंने इनको कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करो, कम से कम जहां पे सवारी रोटी खाए वो एक सस्ती और सुलभ अच्छी रोटी हो, और वहां पे बैठने लायक स्थितियां भी हों। और ये नहीं है कि आपने यहां से कह दिया फलां जगह बस लगा दो, और ना तो वहां पे ड्राइवर कंडक्टर जो है बस लगाने में कोई इच्छुक है, ना ही सवारियां वहां खाने के लिए इच्छुक है, बस उतनी देर खड़ी रहेगी। इसलिए रिव्यू तो हम करेंगे, ये भी एक व्यवस्था है। तो इसलिए किस ढंग से काफी मसलों पे हमारी चर्चा हुई है, और कुछ वेलफेयर मीन्स हम उठाएंगे, लेकिन कुछ जो है कठोर कदम भी उठाएंगे, जो बातें हमारे ध्यान में इन संगठनों ने लाई। कंडक्टर्स की वेतन कब तक नए वेतन मान नहीं, ऐसा नहीं है कि उस सिर्फ कंडक्टर्स की ही है, कंडक्टर्स ने भी अपना पक्ष रखा है, दूसरे भी लोगों ने रखा है। सर्विस कमेटी की मीटिंग करने के लिए उन्होंने कहा है, तो हम फाइनेंस से डिस्कशन करेंगे कि वो तो सारे एम्प्लॉइज का है। अब ऐसा है ना, आपके सामने है कि महिला कंडक्टर्स भर्ती कर लिए, सिर्फ एक महिला बस के साथ चलती है, बाकी सारी दफ्तर में है। लेकिन अगर आप कंडक्टर भर्ती हुए हैं, एक तो ठीक है कि किथ एंड किन पॉलिसी के तहत हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मानवता से जुड़ा हुआ एंगल लगा के उनको कोई जाए। लेकिन जो लोग सिर्फ भर्ती हुए कि हम बस के साथ चलेंगे, और आपको भर्ती भी कर लिया और आप सब लोगों ने मैनेज कर दिया दफ्तर में बैठ के, सिर्फ एक लड़की चल रही है अभी बस के साथ, बाकी सब ने जो है 100 के आसपास है, सब ने जो है अपनी पोस्टिंग मैनेज कर रखी है। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।